वेलकम टू डेली करंट यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका डेली करंट यूट्यूब चैनल में। फिर से बिहार सीरीज के एपिसोड नंबर 2 है आज। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे प्राचीन बिहार का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन बिहार का इतिहास। तो प्राचीन बिहार का इतिहास को हम लोग इस तरह से देखेंगे 5 भागों में डिवाइड करके। पहला है पाषाण काल, ठीक है, वैदिक काल, उसके बाद महाजनपद काल, मौर्य एवं गुप्त वंश, और फिफ्थ में देखेंगे हम लोग बौद्ध एवं जैन धर्म को। ठीक है, तो एक एक करके चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला देख लेते हैं प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत। प्राचीन बिहार के इतिहास का स्रोत क्या क्या है उसे ज़रा देख लेते हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए 2 प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है। यानी प्राचीन बिहार का जो इतिहास है उसको जानने के लिए 2 तरह के स्रोतों का उपयोग किया गया है। पहला है पुरातात्विक एवं दूसरा है साहित्यिक। तो पहला हम लोग देख लेते हैं पुरातात्विक स्रोत क्या क्या है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद जो कि सारण में था, चेचर, वैशाली, मनेर पटना, सोनपुर सारण से ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए ये सब जगह से मृदभांड प्राप्त हुए हैं। दूसरा देख लेते हैं हम लोग मौर्यकालीन अभिलेख। मौर्यकालीन अभिलेख के अंतर्गत लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा आदि से स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का बराबर की गुफाएं, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक, और आगे देखेंगे हम लोग खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके एवं मूर्तियां आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत हैं। तो ये जो है पुरातात्विक स्रोत हैं, इससे बिहार के बारे में, बिहार के प्राचीन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। अब साहित्यिक स्रोत देख लेते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे साहित्यिक स्रोत है जिससे बिहार के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो पहला देख लेते हैं हम लोग। पहला है रामायण, दूसरा महाभारत, तीसरा पुराण, बौद्ध रचनाओं में अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, जैन रचनाओं में भागवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत है जिससे प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा यात्रियों के विवरण, जैसे कौन कौन से यात्री जो आए थे उन्होंने जो बुक लिखे हैं उनके अंतर्गत जो बुक सब में बिहार के बारे में जानकारी मिली है उनमें पहला है मेगास्थनीज का इंडिका, फाहियान जो बुक लिखा उनका, ठीक है, इत सिंह, हुएनसांग की यात्रा, ये सारे में बिहार के एंसेंट हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। आगे है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसमें भी बिहार के हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। स्थानीय लेखकों के विवरण से भी बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये था हम लोग का साहित्यिक स्रोत, और हम लोग पहले देख लिए पुरातात्विक स्रोत। अब अगला देखते हैं हम लोग जो बिहार के एंसेंट हिस्ट्री को 5 भागों में डिवाइड किए थे उनके अंतर्गत देख लेते हैं हम लोग पाषाण काल को। पाषाण काल के अंतर्गत क्या क्या आता है उसको देखते हैं। तो पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं हम लोग, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पहला है हम लोग का पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के अंतर्गत देख लेते हैं इस काल में मानव आखेटक, इस काल में मानव जो है, जो मनुष्य थे वो आखेटक और खाद्य संग्राहक थे। ठीक है, शिकार करते थे, आखेटक थे और खाद्य संग्राहक थे। ठीक है, और ये जो है बिहार, दक्षिण बिहार में मुंगेर, नालंदा से बड़े और खुरदुरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यह अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल का। आगे देखते हैं हम लोग। हाँ दोस्तों, ये वीडियो जो है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो बिहार बीपीएससी 69 का तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो इस बार बीपीएससी के द्वारा जो टीचर का एग्ज़ाम ले रहे हैं अभी, उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको फास्टेस्ट रिविजन के तौर पे देख सकते हैं, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और जो भी एंसेंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस आएंगे इससे बाहर कुछ नहीं होगा, सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे। तो इसीलिए इसको केयरफुली पढ़ें। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग का मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के अंतर्गत देख लेते हैं इस काल में मानव जो है आखेटक, खाद्य संग्रहक और पशुपालक था। ठीक है, यानी पशुपालन भी इसमें ऐड हो गया था। मानव जो है तभी पशुपालक, यानी पशुओं का पालन करना स्टार्ट कर दिया था मध्य पाषाण काल में। ठीक है, मानव द्वारा पहला पशु जो पालतू बनाया गया था, पालतू पशु, वो था कुत्ता। कुत्ता को पहला पशु जो था कुत्ता, उसको पालतू बनाया गया था। ठीक है, दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए। ठीक है, दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के, ठीक है, छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए। इसके अलावा ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। मध्य पाषाण के अंतर्गत जो औजार मिले हैं वो 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के अंतर्गत क्या क्या है उसे ज़रा देख लेते हैं। इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था, यानी जो है अपने खाने के सामान का उत्पादन करने लगा था। तो खाद्य उत्पादक हो गया था और मानव बस्तियों में निवास करने लगा था, और जो है बस्ती बनाकर रहने लगा था, जो कि पहले नहीं रहता था। नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं। बिहार के जो मैदानी भाग है वहाँ से नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे चिरांद से, चेचर से, मनेर से, सेनुआर से,
चिरांद कहाँ पे है? तो सारण में है, चेचर वैशाली में, मनेर पटना में, सनुअर रोहतास में। ये सब इलाकों से जो है नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं, जैसे पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हैं इन सभी जगहों से। ठीक है। कैमूर के पहाड़ियाँ, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। और ये अवशेष जो है, ये सारे अवशेष जो है 2500 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, ताम्रपाषाण काल। चीन, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सोनवार आदि से ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले हैं। ताम्र उपयोग के प्रमाण किससे मिलते हैं? ताम्रपाषाण काल से मिलता है। और ये अवशेष कितने का है? ये जो है 1000 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है। हम लोग देख लिए पाषाण काल, देख लिए। अब हम लोग देखेंगे वैदिक काल। ठीक है। वैदिक काल को देख लेते हैं। आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता, जो सभ्यता आर्यों द्वारा स्थापित किया गया था उसको वैदिक सभ्यता कहा गया है, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। वेदों पर आधारित होने के कारण इसको वैदिक सभ्यता कहा गया है। और ऐसी सभ्यता जिसको आर्यों ने स्थापित किया था इस सभ्यता को। ठीक है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित करके पढ़ा जाता है। पहला है पूर्व वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के काल को कहा जाता है, और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। अगला देखते हैं आगे तरफ, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक सभ्यता का, पूर्व वैदिक काल जो है उसी को ऋग्वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। यानी पूर्व वैदिक काल जो है 1500 से 1000 ईस्वी के बीच जिस काल का जिक्र हो रहा है, उस काल का विस्तार बिहार में नहीं था। उस काल में जो है बिहार में विस्तार नहीं था उसका। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है। गंडक नदी के तट तक हुआ था उत्तर वैदिक काल में। ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा, बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका प्रथम चर्चा जो है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। किसमें मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना है शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण में पहला जो है चर्चा मिलता है बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का। ठीक है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है। शतपथ ब्राह्मण में जो बिहार की चर्चा की गई किसके रूप में की गई? विदेह के रूप में की गई, जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र के अंतर्गत है। विदेह क्षेत्र जो है तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है, और शतपथ ब्राह्मण में यही विदेह का जिक्र किया गया एज ए बिहार। ठीक है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं वरात शब्द से संबोधित किया गया है। ऋग्वेद में जो है बिहार को कीकट एवं वरात शब्द से संबोधित किया गया है। ठीक है। वराह पुराण में कीकट को अपवित्र देश कहा गया। यानी ऋग्वेद में जो बिहार को कीकट कहा गया उसी का मतलब वराह पुराण में लिखा हुआ है कि वराह पुराण में जो लिखा है कीकट का मतलब वो अपवित्र प्रदेश है। ठीक है। तो वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। अब हम लोग देख लेते हैं महाजनपद काल को। ठीक है। महाजनपद काल के बारे में देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अंगुत्तर निकाय एवं भागवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक है। अंगुत्तर निकाय और भागवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों में हम लोग 3 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बिहार में, जिसका मतलब बिहार में जो महाजनपद पाए गए हैं 3, वो 3 के बारे में हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे इसमें। ठीक है। तो पहला था जो बिहार में पाया गया है वो है वज्जी या लिच्छवी। यह वैशाली मुजफ्फरपुर का क्षेत्र था जो वज्जी महाजनपद के अंतर्गत था। दूसरा है मगध, पटना गया नालंदा क्षेत्र वाला जो एरिया है वो मगध क्षेत्र कहलाता था। और तीसरा है अंग, जो कि भागलपुर मुंगेर के क्षेत्र जो है अंग महाजनपद के नाम से जाना जाता था। अब वज्जी संघ को थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। वज्जी संघ महाजनपद। वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ था। वज्जी संघ जो था ये 8 राज्यों का संघ था, जिससे अटकुल भी कहा जाता था। ठीक है। वज्जी, लिच्छवी, ज्ञातक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा इच्छाक्षु, ये जो है 8 संघ था जिससे वज्जी महाजनपद बना था। ठीक ना। इस संघ के 8 जनपद थे, जो कि इसमें नाम बता दिए, वो सारे 8 जो है जनपद थे जिससे मिलकर महाजनपद बना था। वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी थे। वज्जी संघ में जो है लिच्छवी जनपद जो है सबसे फेमस था। ठीक है। लिच्छवी की राजधानी कहाँ पे थी? तो लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने किया था। ठीक है। याद रखिएगा कि लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। और वैशाली नगर का स्थापना कौन किया था? राजा विशाल ने किया था। ठीक है। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञातक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। लिच्छवी के अतिरिक्त जो मतलब प्रमुख जनपद थे महाजन संघ, वज्जी संघ के अंतर्गत वो थे विदेह और ज्ञातक। पहला कौन था? तो लिच्छवी। वज्जी संघ लिच्छवी को, वज्जी संघ या लिच्छवी संघ को विश्व का प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। वज्जी संघ या फिर लिच्छवी, जो भी रहेगा ऑप्शन में वो टिक कर दीजिएगा। कभी कभी वज्जी संघ भी दे देता है, लिच्छवी दे देता है, तो जो रहेगा वही होगा आंसर। विश्व का प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी गई है वज्जी संघ को या फिर लिच्छवी को।
अगला देखते हैं हम लोग मगध महाजनपद। मगध महाजनपद के बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। मगध राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध जो था राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। ठीक है। मगध की प्रारंभिक राजधानी जो था गिरिवर्ज या फिर राजगिरी, गिरिवर्ज को ही राजगिर कहा जाता था, तो गिरिवर्ज या फिर राजगिरी थे। यह 5 पहाड़ियों से घिरा था। गिरिवर्ज या राजगिरी जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में था। मगध का जो विस्तार था वो पटना से गया क्षेत्र में था। ठीक है। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन जो है सर्वप्रथम किसमें मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। तो ये था मगध महाजनपद के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं अंग महाजनपद। थोड़ा अंग महाजनपद के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में था। ठीक है। अगर पूछा जाए कि अंग महाजनपद कहाँ से कहाँ तक था, तो भागलपुर एवं मुंगेर के एरिया में जो है अंग महाजनपद था। ठीक है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ पे थी, चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। ठीक है। अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त थे। ठीक है। अंग के जो अंतिम शासक थे वो ब्रह्मदत्त थे, और ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार जो है अंग को मगध में मिला लिया था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अंग को मगध में कौन मिलाया था, तो बिंबिसार। और अंग का अंतिम शासक कौन था, तो ब्रह्मदत्त। ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग मगध को और डिटेल्स में कि मगध का उत्कर्ष एवं उसका राजवंश, मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ था और उसका राजवंश कैसे कैसे आगे बढ़ा। ठीक है। मगध को स्पेशली, तो मगध की स्थापना जो करता है, मगध की स्थापना बृहद्रथ किया था। ठीक है। मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध का इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंध को भीम ने, जरासंध जो है बृहद्रथ का पुत्र था, जिसको भीम ने द्वंद्व युद्ध, ठीक है, जिसको मल्ल युद्ध कहा जाता था, यानी द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था। ठीक है। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। द्वंद्व युद्ध का जो वर्णन मिलता है वो महाभारत में मिलता है, जिसमें कहा गया था कि भीम जो है जरासंध का वध करता है। और वध कैसे करता है, उसका दोनों पैर को, जैसे उसमें बताया गया है कि उसको फाड़ के दोनों साइड फेंक दिया जाता है। ठीक है। सिंपल सी याद रखिएगा, भीम जो है जरासंध का वध किया था। मगध की प्रारंभिक राजधानी, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, राजगिरी थी। 5 पहाड़ों से घिरा हुआ एक सुरक्षित क्षेत्र था। ठीक है। मगध उर्वरक भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज एवं वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र था। ठीक है। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय थे। ये सब जो पढ़े हम लोग, मगध का पहला वंश जो था वो बृहद्रथ वंश था, और बृहद्रथ वंश के अंतर्गत ही जरासंध आते हैं। ठीक है। तो बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था, तो रिपुंजय। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग हरियंक वंश। बृहद्रथ वंश के बाद कौन आता है, तो हरियंक वंश। हरियंक वंश कब से कब तक रहता है, 544 से 412 ईस्वी पूर्व तक। तो हरियंक वंश के बारे में देख लेते हैं। इस वंश का संस्थापक जो है, यानी इस वंश का स्थापना जो है बिंबिसार करता है 544 ईसा पूर्व में। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि मगध का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार है। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया था। यानी बिंबिसार जो है अपने साम्राज्य का विस्तार जो किया था वो विवाह नीति के तहत किया था। उसकी पहली पत्नी जो है कौशल देवी, कौशल की राजकुमारी थी, और इस विवाह से उसे दहेज में काशी का क्षेत्र मिला था। यानी कौशल देवी से शादी करने पे उसे काशी का क्षेत्र दहेज के रूप में मिला था। ठीक है। आगे देखते हैं उसका दूसरी पत्नी चिल्लना या चिलन्नक, चिल्हना या फिर चिलन्ना नाम था उनका। ये जो लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी, चिलन्ना जो है लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। और तीसरी पत्नी जो है क्षेमा, पंजाब की मद्र की राजकुमारी थी। ठीक है। पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी क्षेमा। ठीक है। इसका 3 पत्नियां थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद्रप्रघोत के साथ मैत्री संबंध बनाए थे। ठीक है। बिंबिसार ने चंद्रप्रघोत के उपचार के लिए, ठीक है, बिंबिसार ने जो है चंद्रप्रघोत के उपचार के लिए अपने राजवेद, यानी बिंबिसार का जो राजवेद था जीवक, उसको भेजा था चंद्रप्रघोत के इलाज के लिए। ठीक है। बिंबिसार की हत्या 492 ईस्वी पूर्व में उसका पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था। बिंबिसार का जो हत्या किया था उसका खुद का पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था। कब किया था, 492 ईसा पूर्व में। ठीक है। अब इसका हत्या करने के बाद अजातशत्रु बन जाता है राजा। अजातशत्रु 492 से 460 ईस्वी पूर्व तक वहाँ का शासक रहता है। कहाँ का, मगध का। ठीक है। बिंबिसार के बाद हरियंक वंश का शासक बना। वास्तविक नाम कुनिक होता है। ठीक है। अजातशत्रु का जो वास्तविक नाम है कुनिक है। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया। बिंबिसार जो शादी किया था कौशल देवी से, जिसके लिए दहेज में उसको क्या मिला था, काशी मिला था। तो जब बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है तो प्रसेनजीत जो है काशी को वापस ले लेता है, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हो जाता है। जब काशी को वापस ले लेता है तो अजातशत्रु और प्रसेनजीत के बीच युद्ध होता है, यानी संघर्ष होता है। ठीक है। अंततः जो है अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लेता है। अजातशत्रु जो है प्रसेनजीत को हरा देता है और काशी पर फिर से वो अधिकार कर लेता है। ठीक है। बाद में जो है अजातशत्रु
का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से हो जाता है। ठीक है। अजातशत्रु ने वज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था। अजातशत्रु जो है पहले जैन धर्म को मानता था, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। तो याद रखिए कि बहुत बार पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था, तो 483 ईस्वी में। किसके काल में हुआ था, तो अजातशत्रु के काल में। ठीक है। कहाँ पे हुआ था, सप्तपर्णी गुफा में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सिंघल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। अजातशत्रु हत्या किया था अपने पिता बिंबिसार का, और अजातशत्रु का जो बेटा था उदयन, इन्होंने फिर हत्या कर दी किसका, अजातशत्रु का। ठीक है। इसीलिए इस उनको पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इस वंश को जो है पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। उदयन या उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र गंगा सोन एवं गंडक के संगम पर स्थापित करता है। यानी पाटलिपुत्र को अपना पहला राजधानी स्थापित करता है उदयन। यानी उदयन जो है पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी बनाता है। उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक थे। नागदशक जो है इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। किस वंश का, तो हरियंक वंश का अंतिम शासक थे नागदशक। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग ने हरियंक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र से हटाकर शिशुनाग कहाँ पे राजधानी बनाया, तो वैशाली में। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया। अवंती को मगध में कौन मिलाया था, तो शिशुनाग मिलाया था। ठीक है। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया था। वत्स और कौशाम्बी को भी शिशुनाग जो है शामिल कर लिया था मगध में। ठीक है। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद काला अशोक मगध का शासक बनता है। शिशुनाग की मृत्यु के बाद काला अशोक मगध का शासक बनता है। पुराणों में उसे काकवर्ण कहा गया, यानी काला अशोक को पुराणों में काकवर्ण कहा गया। ठीक है। काला अशोक के समय मगध का राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो जाता है। पहले पाटलिपुत्र को राजधानी कौन बनाता है, उदयन। उसके बाद आता है कौन, आता है शिशुनाग। शिशुनाग जो पाटलिपुत्र से हटा के कहाँ लेके चला जाता है, वैशाली। फिर जब शिशुनाग की मृत्यु हो जाती है तो शासक कौन बनता है, शासक बनता है काला अशोक। और फिर काला अशोक राजधानी कहाँ लेके आ जाता है, पाटलिपुत्र। ठीक है। उसके बाद काला अशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया। ठीक है। पहला बौद्ध संगीति का आयोजन कौन करता है, अजातशत्रु। ठीक है। दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन कौन कराता है, तो काला अशोक। याद रखिएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। काला अशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। ठीक है। काला अशोक की मृत्यु के बाद उसका 10 पुत्र जो है शासन चलाया था, और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो है वो कौन थे, तो नंदीवर्धन थे। ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग। नंदवंश 344 से 321 ईसा पूर्व। महापद्मानंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना किया था। नंद वंश की स्थापना कौन किया था, तो महापद्मानंद। कब किया था, 344 ईसा पूर्व में। महापद्मानंद ने एकराट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण की थी। एकराट और एक छत्र की उपाधि कौन धारण किया था, तो महापद्मानंद धारण किया था। ठीक है। पाली ग्रंथ में महापद्मानंद को उग्रसेन कहा गया है। उग्रसेन किसको कहा गया, महापद्मानंद को। कौन से ग्रंथ में, तो पाली ग्रंथ में कहा गया है। ठीक है। पुराणों में उसे परशुराम तथा दूसरा अवतार, यानी परशुराम का दूसरा अवतार किसको कहा गया, महापद्मानंद को कहा गया। पुराणों में परशुराम का सेकंड अवतार कहा गया है। ठीक है। अब आगे देखिए। महापद्मानंद ने पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अश्मक, कलिंग, मैथिल आदि राज्यों को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अब तक 321 ईसा पूर्व तक जो है के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्मानंद के समय में हुआ था। महापद्मानंद से पहले जितने भी शासक थे उन सभी शासकों को और महापद्मानंद को ऐड कर लिया जाए तो सभी में सबसे ज़्यादा जो विस्तार हुआ था मगध का वो महापद्मानंद के समय में हुआ था। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्मानंद के समकालीन थे। पाणिनि जो है महापद्मानंद के समकालीन थे। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद हुआ। धनानंद के समय ही यूनान शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 में। जब धनानंद शासक थे तभी जो है सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था, 326 ईसा पूर्व में। ठीक है। आगे देखिए। नंदवंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफ़ी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर का जो सेना था वह व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया मगध की सैन्य शक्ति के डर से। ठीक है। धनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण
धनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य को अपमान किया था। ठीक है, चाणक्य जो है ब्राह्मण थे जिसका अपमान किया था कौन? धनानंद। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का सहायता से धनानंद की हत्या करवा दी। तो जिसका अपमान करवाया था वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंद की हत्या करवा देता है। ठीक है, और नंदवंश का पतन हो जाता है। नंदवंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना होती है, यानी नंदवंश खत्म हो जाता है, अब मौर्य वंश का स्थापना हो जाता है। मौर्य वंश का स्थापना कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य करता है। कब करता है? 321 से 298 ईसा पूर्व के टाइम में। ठीक है, तब हम लोग देखेंगे मौर्य वंश को। सबसे पहले देखते हैं मौर्य वंश का कालक्रम कब से कब तक था? 321 से 184 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश का कार्यकाल था। ठीक है, पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 298 ईसा पूर्व। जस्टिन एवं स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को कोई कोई अलग अलग नाम से भी मतलब उसका संबोधन किया है, तो उसमें से जस्टिन और स्ट्रेबो जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की है। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया है। प्लूटार्क और एरियन चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? एंड्रोकोटस कहा है। ठीक है, और जस्टिन एवं स्ट्रेबो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। आगे देखती है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे, उन्हीं के सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कांधार, मकरान और हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। ठीक है, और युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमार हेलेन कार्नेलिया यानी सेल्यूकस की जो पुत्री होती है उनसे चंद्रगुप्त मौर्य का शादी हो जाता है। उसका नाम क्या रहता है? तो हेलेन कार्नेलिया। ठीक है, आगे देखते हैं। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा।